हेलो बच्चों, मैं पीके सिन्हा, मैथमेटिक्स बाय पीके सिन्हा क्लास में वंस अगेन आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का लेक्चर 1 था। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का लेक्चर 2 है। पहले लेक्चर में डिटर्मिनेंट के 4 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। एक सीक्वेंस था प्रॉपर्टी का। इस पहले प्रॉपर्टी के बाद दूसरा प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसमें यह बताया गया था कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। इसके बाद स्विचिंग प्रॉपर्टी था जिसमें यह बताया गया कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज बट इट्स साइन चेंज इफ एनी टू रोज और कॉलम्स बी इंटरचेंज्ड। स्विचिंग प्रॉपर्टीज के बाद ऑल जीरो प्रॉपर्टी है ना। इसमें कहा गया कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर ज़ीरो हों तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो होता है। और चौथा प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस किया था, जिसको हम लोग रिपीटेशन प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें ये बताया गया कि अगर डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो के बराबर होता है। क्यों होता है, इस रीज़न को भी हमने समझाया था। अब पांचवा प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए, पांचवा प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या है, इस पे हम समझें। इफ each element of any one row or column of a determinant if each element of any one row or column of a determinant is multiplied by a non-zero number k, then the value of determinant becomes k times the value of original determinant। यानी जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है उसके वैल्यू का k टाइम्स हो जाता है अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम के एलिमेंट में नॉन जीरो नंबर k से मल्टीप्लाई किया तो। अब आप यहां पे देखिए, ये है डेल्टा बराबर एक डिटर्मिनेंट हमने लिया a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ये हुआ। अगर हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो डेल्टा बराबर, एक्सपेंशन तो बताया जा चुका है, a1 b2 c3, a1, अब ये देखिए यहां पे ऐसे लिख लें b2 c2 b3 c3, फिर माइनस b1 देखिए a2 C2
A2 C2 और A3 C3। फिर उसके बाद प्लस लिया हमने, प्लस क्या होना चाहिए उसके बाद, यहां पे देखिएगा C1, तो क्या लिखना है A2 B2 A3, A2 B2 A3 B3। ये हुआ एक्सपेंशन, डेल्टा बराबर ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट के किसी एक रो में नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिटर्मिनेंट मिलता है वो क्या मिलता है वो हम देखते हैं। देखिए इस प्रॉपर्टी को तो आप नोट कर लिए होंगे। देखिए अब देखिए डेल्टा डैश मान लिया हमने, डेल्टा डैश हमने पहले रो में, सपोज कीजिए पहला रो में जो है वो हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए KA1 KB1 और KC1, A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब आप इसका एक्सपेंशन कीजिए। तो जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो आप ये देखिएगा, तो डेल्टा डैश बराबर KA1, फिर क्या लिखना है यहां पे B2 C2 B3 C3 माइनस KB1, क्या लिखना है A2 C2 A3 C3, फिर प्लस KC1, क्या लिखना है A2 B2 A3 B3। अब आप इसमें देखें कि यहां से अगर हम K को कॉमन निकाल लें तो ये क्या मिलता है। देखिए ये है डेल्टा, है ना, ये डेल्टा जो है इसको आप पहला इक्वेशन मान लेते हैं। और अब देखिए डेल्टा डैश, तो डेल्टा डैश में अगर हम K कॉमन निकाल लिया है यहां पे तो क्या बन रहा है A1 B2 C2 B3 C3 माइनस B1 A2 C2 A3 C3 अब प्लस C1 A2 B2 A3 B3। अब आप मिला करके देखिए यहां पे क्लियरली आप यहां पे देखेंगे कि डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू K इंटू डेल्टा, यानी जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था उसके वैल्यू का K टाइम्स हो जाता है अगर आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट में नॉन जीरो नंबर K से मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। अब यहां पर तो हमने देख लिया, ये देखो बच्चों कि डेल्टा डैश बराबर K इंटू डेल्टा हुआ, यानी इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट हुआ KA1 KB1 KC1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग लिख सकते हैं K देखिए चूंकि डेल्टा जो है वो डेल्टा डैश जो है वो K डेल्टा के बराबर है, तो डेल्टा डैश बराबर K डेल्टा है, यानी ये डेल्टा डैश है। और इसमें ये देखिए आ गया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, यानी इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट के किसी एक रो और किसी एक कॉलम में कोई नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई किया है तो उसे हम डिटर्मिनेंट के साइन के बाहर लिख सकते हैं। यानी अगर ए कॉमन कैन बी टेकन फ्रॉम all elements of any one row or column of a determinant and written outside the sign of determinant। यानी स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी का ये एक और तरीका है कि आप डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम से सारे एलिमेंट कॉलम के सारे एलिमेंट से एक नॉन जीरो नंबर एक कॉमन को निकाल करके डिटर्मिनेंट के साइन के बाहर लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहां पे
इसलिए कह सकते हैं सो ए कॉमन कैन बी टेकन फ्रॉम ऑल एलिमेंट from all elements of any one row or column of a determinant and written outside the sign of determinant. A common can be taken from all elements of any one row or column of a determinant and written outside the sign of determinant. समझ में आ रहा है? ये प्रॉपर्टी बिल्कुल स्पष्ट है. एग्जाम्पल्स भी देंगे, प्रॉब्लम्स भी बताएंगे इस पे. अभी इन प्रॉपर्टीज को देखने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, है ना. अब देखिए, इसके बाद जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट. अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे छठा प्रॉपर्टी. प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी. देखिए बहुत आसान है. The value of a determinant will be 0 if any two rows or columns are proportional. अगर डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है. फिर आप देखेंगे क्यों होता है, ये समझिए. देखिए, अगर मान लीजिए डेल्टा इज इक्वल टू है A1 B1 C1 A2 B2 C2 K A2 K B2 K B3. यहां पे देखिए क्लियरली R2 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल है ना बाबू. रो 2 और रो 3 प्रोपोर्शनल है, यहां पे लिखेंगे, है ना. इसलिए सो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा. आप कहेंगे क्यों 0 होगा. देखिए क्यों 0 होगा, ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है. देखिए डेल्टा कैन बी रिटन. देखिए अभी जस्ट हमने एक स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी बताया, इसी वजह से इसका देखिए जो सीक्वेंस हमने प्रॉपर्टी का बताया, इसलिए जो पहले प्रॉपर्टी हम बता चुके उस बाद वाले प्रॉपर्टी में उसका यूज हो रहा है. अब अगर मान लीजिए कि इस स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी में यह बताया गया था कि कॉमन कैन बी टेकन फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड रिटन आउटसाइड ऑफ साइन ऑफ डिटर्मिनेंट. तो अगर हम यहां पर लिख सकते हैं, लिखें क्या कि टेकिंग के
कॉमन फ्रॉम R3। अब रो 3 से के कॉमन लिखे तो क्या हो गया, देखिए डेल्टा बराबर के कॉमन लिखा, डिटर्मिनेंट के साइन के बाहर लिख दिया, ये क्या बन गया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब बताइए, सॉरी A3 B3 C3 नहीं, बल्कि यहां से जब कॉमन लिया तो A2 B2 C2। अब आप देखिए यहां पर कि दूसरा रो और तीसरा रो क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया, जो कि रिपीटेशन प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में बताया गया था कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0 इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। चूंकि यहां दूसरा रो और तीसरा रो आइडेंटिकल हो गया, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 हो गया। तो आप क्या बोलेंगे यहां पे, डेल्टा इज इक्वल टू के इंटू 0, इट मींस डेल्टा बराबर 0। इसीलिए कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी, यानी अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसका वैल्यू 0 होता है, और अगर डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो तो उसका वैल्यू भी 0 के बराबर होता है। क्लियर है? अब इसके बाद हम फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में नेक्स्ट देते हैं प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को हम सम प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट कहते हैं। छोटे छोटे वीडियोस में, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, बहुत बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट्स बहुत लंबा लंबा वीडियो अगर देखने लगता है तो थोड़ा सा फेडअप हो जाता है, क्योंकि ये डिजिटल क्लासरूम में बहुत देर तक दिमाग को मोबाइल पे लगाए रखने से इसीलिए हमने ये सोचा कि हम छोटे छोटे वीडियोस में बनाएं, ताकि 4-4 5-5 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें, प्रॉब्लम्स को बताएं, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करें। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे 6 प्रॉपर्टी बताया। 7वां प्रॉपर्टी जो है वो है सम प्रॉपर्टी। देखिए ये प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम दो टर्म का सम है, तो उस डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं सेम ऑर्डर के साथ में। क्या है कि पहले डिटर्मिनेंट में पहला टर्म को लिखा गया और बाकी दोनों रो या कॉलम सेम रहेगा। और दूसरा, अभी उस चीज को आप ऐसे समझिए कि देखिए यहां मान लीजिए कि ये A1 प्लस B1 C1 D1, A2 प्लस B2 C2 D2, A3 प्लस B3 C3 D3। ये है, यहां पे हमने देखा कि कॉलम 1 में दो टर्म का सम है, then this determinant can be expressed as the sum of two determinant। इसमें क्या होगा, पहला देखिए A1 A2 A3, इस B वाले पार्ट्स को छोड़ेंगे, रिमेनिंग दो कॉलम जो है वो सेम रहेगा, यानी C1 C2 C3 D1 D2 D3। ये पहला डिटर्मिनेंट होगा, और प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट जो होगा उसमें दूसरे टर्म को रखेंगे, यानी यहां पर हम क्या लेंगे, B1 B2 B3 C1 C2 C3 और D1 D2 D3। इसे कहते हैं सम प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। यानी अगर डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम दो टर्म के सम में दिया हुआ है, तो उसे हम दो डिटर्मिनेंट सेम ऑर्डर के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें पहले डिटर्मिनेंट में पहला टर्म को लिया और बाकी दोनों कॉलम सेम रहा, दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरा टर्म लिया और बाकी दोनों जो है वो टर्म सेम रहा। आप इस चीज को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड along कॉलम 1,
अगर कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंशन करते हैं तो देखो बाबू क्या लिखेंगे, A1 प्लस B1 पहला टर्म, और बाकी ये जब टर्म लिखा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे C2 D2 C3 D3, फिर उसके बाद माइनस, फिर क्या आना चाहिए यहाँ पे A2 प्लस B2, क्या लिखेंगे यहाँ पे A2 प्लस C1 D1 और C3 D3 होगा। और उसके बाद फिर प्लस का साइन लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए प्लस का साइन लेने के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे A3 प्लस B3, डिटर्मिनेंट में क्या आएगा C1 D1 C2 D2, C1 D1 और C2 D2, ये हो गया। अब आप ये जो एक्सपेंशन किया इसका, ये पार्ट्स का हमने एक्सपेंशन किया, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, अब देखिए A1 के साथ ये आएगा, आप इसे दो पार्ट में अलग अलग तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं उस चीज को देखिए, जस्ट ऊपर में हम मिटाकर लिख रहे हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा A1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो गया C2 D2 C3 D3, अब प्लस B1 के साथ भी मल्टीप्लाई कीजिए C2 D2 C3 D3, ये हो गया। फिर उसके बाद माइनस, देखिए क्या आ गया यहां पे A2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए C1 D1 और C3 D3, और फिर उसके बाद माइनस B2 के साथ भी मल्टीप्लाई कीजिए, क्या लिखेंगे C1 D1 और C3 D3, फिर उसके बाद प्लस आ गया यहां पे, देखिए क्या आ गया यहां A3, डिटर्मिनेंट में क्या हो गया C1 D1 C2 D2, और फिर प्लस B3 आइए, क्या लिखेंगे यहां B3 के बाद, देखिए जस्ट यहां नीचे कर देते हैं, प्लस B3, क्या लिखेंगे यहां पे C1 D1 और C2 D2, ये आ गया। अब आप इसे दो डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं, देखिए इक्वल टू, क्या लिखेंगे A1 C2 D2 C3 D3, फिर माइनस, आप देखिए ये लीजिए और ये लीजिए, और बाकी वाले को अलग कर लीजिए, देखिए क्या हो गया A2 C1 D1 C3 D3, फिर प्लस A3 C1 D1 C2 D2, ये पहला पार्ट हो गया, और प्लस अब देखिए दूसरा पार्ट में आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे यहां पे B1 C2 D2 C3 D3, फिर उसके बाद माइनस B2, क्या लिखेंगे यहां पे C1 D1 C3 D3, और फिर उसके बाद प्लस B3, क्या लिखेंगे यहां पे C1 D1 और C2 D2, ये हो गया। अब आप इस चीज को देख सकते हैं यहां कि ये दो डिटर्मिनेंट का सम हो गया। यहां देखिए ये जो पहला पार्ट है इसको हम लोग लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3, नहीं सॉरी, पहले ही कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन किया है ना, तो A1 A2 A3 B1 B2, सॉरी B1 नहीं है यहां पे, C1 C2 C3 D1 D2 D3, पहला डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन कीजिए, यही मिल रहा है। फिर उसके बाद देखिए प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट में, देखिए पहला कॉलम क्या हो गया B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3, इसे ही कहा गया सम प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। यानी अगर डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में दो एलिमेंट का सम है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा वह दो डिटर्मिनेंट
के सम के बराबर हो जाएगा। पहला डिटर्मिनेंट में पहले टर्म को लेंगे, रिमेनिंग दो कॉलम सेम होगा। दूसरे में डिटर्मिनेंट में दूसरा टर्म लेंगे और रिमेनिंग दो कॉलम जो होगा वो सेम होगा। इसे हम लोग कहते हैं सम प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। इसके बाद हम आठवां प्रॉपर्टी जिसको कि हम इनवेरिएंस प्रॉपर्टी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बताने के बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज का नाम इसलिए बताया है कि हम सीधे बोल रहे कि देखो फ्रॉम इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, और अगर नाम नहीं होता तो क्या होता कि पूरा डिटेल हमको बताना पड़ता कि फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। अगर हम सीधे बोल दिया फ्रॉम इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, फ्रॉम सम प्रॉपर्टी, तो बच्चों को आराम से समझ में आ जाएगा। इसलिए देखिए आठवां प्रॉपर्टी है इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ये है कि किसी डिटर्मिनेंट में अगर एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट को दूसरे रो या दूसरे कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में k टाइम्स ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। द वैल्यू ऑफ does not change if elements of any one row or column. The value of determinant does not change if elements of any one row or columns, any one row or column be k times added to or subtracted from corresponding elements of other row or column. The value of determinant does not change if elements of any one row or columns be k times added to or subtracted from corresponding elements of other row or columns. जैसे देखो डेल्टा बराबर, अगर मान लो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 दिया हुआ है। ठीक है ना बाबू, ये दिया हुआ है। अगर हम ऐसे लिखें r1 टेंस टू, आप समझोगे ये एरो का मतलब क्या हुआ, r1 चेंज कर रहा है, r1 प्लस k टाइम्स r2। देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रो 1 में रो 2 को k टाइम्स मतलब 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 10 टाइम 100 टाइम 1000 टाइम कितने टाइम्स अगर ऐड किया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं करेगा। ये ऐसा करने के बाद सपोज कर लो कि वो जो नया डिटर्मिनेंट बना उसको हमने डेल्टा डैश मान लिया, तो डेल्टा डैश मिला, तो अब देखो रो 1 में रो 2 के एलिमेंट को k टाइम्स ऐड किया तो क्या बन गया यहाँ पे a1 प्लस k
A2 B1 प्लस K B2 और C1 प्लस K C2 ये हुआ, और बाकी का रो जो है उसमें चेंज नहीं हुआ। देखो A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है, ये हो गया। हमको क्या दिखाना है कि डेल्टा और डेल्टा डैश दोनों सेम होगा। अब इस चीज को आप देख लो, बहुत ही आसान है, बहुत कोई दिक्कत नहीं होगा इसको समझने में। आप एक बार इसको देख लेंगे, इस प्रॉपर्टीज को समझ में आ जाएगा। देखिए रटने से बेहतर है समझना, क्योंकि रट करके किसी चीज को याद नहीं, बहुत दिन तक दिमाग में नहीं रखा जा सकता है। अगर आप उस चीज को समझ लेते हैं ना एक बार में, तो बहुत ही आसान हो जाता है। उस प्रॉपर्टी को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो मैं प्रूफ कर रहा हूं, ये जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको लगता होगा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। देखिए टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, सीखने में हमें समय लगता है, लेकिन एक बार जब आप उसको सीख जाएंगे तो फिर लाइफ टाइम याद होगा। ऐसा नहीं कि किसी एग्जामिनेशन में ये प्रूफ आएगा कि भाई ऐसा होता है, कैसे होता है ये बताओ। लेकिन अगर आप इसके प्रूफ को समझ लेते हैं, इस चीज को देख लेते हैं, तो आपको दिमाग में ये बैठ जाएगा और कभी भी आप इसको नहीं भूलेंगे। देखिए डेल्टा डैश जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी एक सम प्रॉपर्टी बताया। देखिए सम प्रॉपर्टी में इस डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला डिटर्मिनेंट में पहला टर्म को लेना है, यानी क्या लेंगे आप यहां पे देखिए A1 B1 C1, अब बाकी दोनों जो कहते हैं रह जाएगा, यानी ये A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ये हो गया। और दूसरा डिटर्मिनेंट में दूसरे टर्म को लेंगे तो क्या लिखेंगे यहां पे देखिए KA2 KB2 और KC2, फिर ये हो गया A2 B2 C2 A3 B3 C3 हो गया। अब देखिए यहां पे कि डेल्टा डैश बराबर ये आ गया है क्या, डेल्टा अब प्लस 0। अब कहिएगा कि क्यों 0, तो देखिए अभी जस्ट बताया है प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। यहां पर देखिए रो 1 और रो 2 के एलिमेंट प्रोपोर्शनल है। अगर छोड़ो प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी हम नहीं जानते हैं, के कैन बी कॉमन, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी, के को कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया तो दो रो जो हो गया वो आइडेंटिकल हो गया। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी इसका वैल्यू हो गया 0। तो जो हमने देखा क्या कि डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू डेल्टा, यानी अगर डिटर्मिनेंट जो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी में बताया गया कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ elements of any one row or column be k times added to or subtracted from corresponding elements of other row or column। सब्ट्रैक्टेड में क्या होगा, तो देखो जस्ट अगर मान लो हम यहां पर k टाइम्स ऐड किया, अगर k टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर माइनस होगा। तो नेचुरली सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो दो डिटर्मिनेंट का डिफरेंस हो जाएगा। तो पहला डिटर्मिनेंट ये होगा माइनस दूसरा डिटर्मिनेंट, k कॉमन निकालोगे 0 हो गया, यानी डेल्टा डैश बराबर डेल्टा हो गया। The property is called invariance property of determinant. Invariance property of determinant, once again, the value of determinant remains unchanged if elements of any one row or column be k times added to or subtracted from corresponding elements of other row or other column. ये प्रॉपर्टी है इनवेरियंस प्रॉपर्टी। बच्चों हमने यहां 8 प्रॉपर्टी बताया, पिछले वीडियो में 4 प्रॉपर्टी था, यहां पर भी 4 प्रॉपर्टी, 8 प्रॉपर्टी, 2 और प्रॉपर्टी के साथ एग्जाम्पल्स जो होगा इसके बाद मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। मैंने कहा कि बड़ा बड़ा वीडियो अपलोड करने से क्या होता है, ये एक तो टाइम भी बहुत लगता है उसको अपलोड करने में, और प्लस स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बोरिंग हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को देख लिया आपने, मेरा अगला वीडियो का वेट करेंगे, क्योंकि उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बताएंगे, किस तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज को यूज करके। उसके बाद लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज है। हाँ, डिटर्मिनेंट के बाद मैट्रिसेस किया जाएगा, मैट्रिसेस के बाद रिलेशन और फंक्शन। कुछ स्टूडेंट्स का ये कमेंट था कि सर प्लीज रिलेशन फंक्शन के वीडियोस को भी अपलोड कीजिए। प्रतिदिन एवरी डे एक वीडियो जो है वो अपलोड मैं करूंगा, इसके बाद फिर टारगेट के लिए वीडियो अपलोड करूंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक है, आज के अगले वीडियो का आप इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय बाय।